डाउट्स में आपने पूछा है मुझसे B1 B2 ठीक है भाई B1 B2 चेक कर लेते हैं अपन B1 और B2 क्या क्या बने अपन को B1 और B2 B1 में गिवन है मुझे दैट इज how would you explain that B2 molecule is not diamagnetic इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो B1 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये तो सीधा सीधा तो क्लास में ही बताया मैंने हाउ विल यू एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s अब B2 मॉलिक्यूल होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे फिल करो 10 इलेक्ट्रॉन को सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s pi 2p x pi 2py pi 2py ये 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑब्वियसली बात है इट विल बी पैरामैग्नेटिक तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताओ दूसरा गिवन है अपन को why explain why NO positive is more stable towards dissociation than NO हाँ ये ठीक है तो अपन उसमें ठीक है भाई जब भी कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा ना तो डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो भी इंफॉर्मेशन है ना उसका स्टेबिलिटी उसका बॉन्ड एनर्जी वो सारा का सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बताओगे इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखोगे और इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखोगे तो इसके 7+8 और एक पॉजिटिव चार्ज है तो -1 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन इसमें 7+8 दैट इज इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3 है ना इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3 और इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5 तो अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है तो अपन एक्सप्लेन करके बता सकते हैं दूसरा C1 आपने पूछा है दैट इज जिंक हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द 3D सीरीज एलिमेंट बिकॉज उसके पास सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और सारे के सारे अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो जिंक मतलब इट विल हैव जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar18 और 3D8 एंड 4s2 तो इसमें 3D10 एंड 4s2 तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका उनको मेटल सरफेस पे इजेक्ट करना इजी होता है अगर मेटल सरफेस पे इजेक्ट करना इजी होता है तो मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है तो अपन बता देंगे इसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनके जो अपन लिखते हैं ना कि मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी वो उनके इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अबव द सरफेस लाई करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो इट विल हैव वीकेस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत वीक मेटेलिक बॉन्डिंग बोलेंगे अपन वीकेस्ट अमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल सकते हैं तो बताओ सो हम भाई ये अपना आप म्यूट करके रखा करो ठीक है ना ध्यान रखो इस बात को या फिर ऐसी जगह बैठो जहां मतलब सब लोग घर में चिल्ला ना रहे हो कि भाई ऐसा 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 उस बात को ध्यान रखा जाए अमंग द बेरिलियम एंड अपन से पूछा है ठीक है ना अमंग द बेरिलियम एंड लिथियम लिथियम और बेरिलियम में किसका मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसका मेटेलिक बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगा तो अपन बता देंगे भाई उसका मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो ये आपका मेटेलिक बॉन्डिंग है अब आप बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है ठीक है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड बिल्कुल इसमें लेकिन ये मेटल्स हैं और इसमें 2s2 है इसमें 2s1 है ना तो ये इलेक्ट्रॉन अगर अपन चेक करेंगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन बाकी ना मेटल्स के कंपैरिजन में डी ब्लॉक मेटल्स में डी में बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 to 10 तक अपन फिल करते हैं तो डी ब्लॉक में अपन ने कहा था मैंने आपको अमंग द डी ब्लॉक बोला था मैंने बाकी सब में नहीं बोला था सेंटेंस को करेक्ट किया था मैंने ठीक है ना तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकिन मेटालिक कैरेक्टर जो जो अपन चेक करेंगे उसमें ये मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इवन दो दे आर पेयर्ड but their ionization will be less because of their alkaline earth metals तो alkaline metal तो highly electropositive होता है तो उनमें तो हमेशा ही वो वैलिड होगा
इसलिए उसका मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा इवन दो दे आर पेयर्ड। यहां पर आप तो सभी में 4s2 लिख रहे थे और उसके बाद डी में ही तो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे 1 to 9 10 से पहले। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा उसका मेटेलिक बॉन्डिंग इन द डी ऑर्बिटल्स। या तो पहले से 4, मैंने ये नहीं कहा कि ये पेयर्ड है, मैंने इसके लिए कहा कि सारे पेयर्ड है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है। A2 में के मींस के मतलब होता है कि के शेल की बात कर रहा है वो। सिग्मा 1s मतलब ये होता है ना के एल सेकंड शेल एम लाइक दैट, वो के मतलब के शेल की बात कर रहा है। अब उतना तो अपन दिमाग लगा ही लेंगे कि भाई के शेल होगा, ठीक है। अब आप बता दो पार्ट 2 में अगर कोई डाउट है तो, पार्ट 2 में अगर कोई डाउट है तो वो बता दो। पार्ट 2 का B2, B5 और C3, A5 भी है, ठीक है भाई। A5 पहले चेक कर लेते हैं। तो A5 में गिवन है बिल्कुल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज 2 नोडल प्लेन्स। भाई ये तो आप उसमें से देख लो, आप उसमें से देख लो, आप जो मैंने पढ़ा रखा है आपको। सिग्मा 1s पाई 2p पाई 2py पाई 2py मतलब ऐसे हो जाएगा नोडल प्लेन ना p ऑर्बिटल से। फिर पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2px सिग्मा 2px। तो अपन इसको ना सिग्मा 2px ऐसे लिखेंगे। तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना जैसे अपन ने ऑर्बिटल ऐसे बनाए थे, तो आपके पास एक p ऑर्बिटल है px, दूसरा p ऑर्बिटल है px। तो इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो ऐसे बनेगा, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप इसको बना के देखो ऐसे, इसमें 2 हो गए नोडल प्लेन और इसमें एक ही होगा नोडल प्लेन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पाई होगा, ये पाई स्टार होगा। तब ऐसे बता, तो पाई स्टार 2py अपन को गिवन है, कभी पाई स्टार गिवन है, बिल्कुल पाई स्टार गिवन है, तो अपन बता देंगे इसमें पाई स्टार 2px। अब बताइए, फिर उसके बाद गिवन है B2। B2 में गिवन था अपन को विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। हम तो लिखो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या प्रॉब्लम है। लिखा तो है कि अगर किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। फिल करो इलेक्ट्रॉन, बताओ। B5 बॉन्ड और डिसोसिएशन एनर्जी, तो बताओ ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विच इज करेक्ट। तो N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव दोनों में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो ना। N2 पॉजिटिव एंड N2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव होगा तो भी 2.5 आएगा, तो भी 2.5 होगा। इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी बिकॉज क्लास में डिस्कस किया ये तो अपन ने कि इसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ग्रेटर देन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो आप उसके बेसिस पे कैलकुलेट करो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बताया तो है सारा का सारा। फिर क्या है C3। C3 which of the following has the lowest क्या गिवन है, one has the lowest प्रोबेबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सारे के सारे मेटल हैं, मरकरी बता देंगे, तभी तो वो लिक्विड है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे। बता देंगे इट इज अ लिक्विड ना, वो तो लिक्विड होता है, लिक्विड है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगे पार्टिकल में तो सॉलिडिफाई नहीं हो जाएगा। तो मरकरी एग्जिस्ट एज अ लिक्विड मतलब उसके पार्टिकल में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता होगा, दैट्स व्हाई दे आर लिक्विड्स। A7, A7 मतलब कौन सा A7, इसमें A7 तो है ही नहीं मेरे, इसमें इसमें तो A1 और A2 ही है बस। पार्ट 2 में A7 भी है, देखता हूँ। अच्छा A7 ठीक है, तो A7 तो अभी बता दिया ना, नोडल प्लेन्स वाला पार्ट, वही तो बताया मैंने। 2 नोडल प्लेन्स, किसमें 2 नोडल प्लेन्स है, तो इसमें 2 नोडल प्लेन है ना। अच्छा A5
मैंने पहले A7 और A5 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट sp मिक्सिंग, तो ठीक है कोई भी लिख लूंगा मैं तो। आप H2 से लेके N2 तक मुझे बता दो भाई इसमें कौन कौन से हैं, तो मैं बता देता हूं इसमें कि भाई जो भी आपने तो कहा था कि N2 तक मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 14 इलेक्ट्रॉन तक, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन sp मिक्सिंग इज मोर डोमिनेटिंग, बताया था। तो हो गया अपने पास, अब बताओ। नेक्स्ट बताओ एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3। हमने एक्सरसाइज 2 नहीं करने बोला था। कोई बात नहीं, तो एक्सरसाइज 3 पूछ लो, एक्सरसाइज 3 करने के लिए बोला था, वो तो बोला होगा ना। जिंक हैज ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ तो ठीक है भाई, वो बॉइलिंग पॉइंट की वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहा है। मरकरी, कैडमियम और जिंक ये थे एक ही ग्रुप में है ना, तो क्या करें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा वैसे इसका होगा वैसे इसका होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, उससे नहीं बता सकते आप, कॉमन सेंस यूज करो, वो तो खुद ही लिक्विड होता है, इसका मतलब है कि वो है ना, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकेस्ट होंगे। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का क्वेश्चंस बता दो। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 के कोई क्वेश्चंस हैं तो बताओ। पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 7 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, तो आपने Na2O2 लिखा है, इसका मतलब O2 2 नेगेटिव हो गया, O3 लिखा हुआ है आपने, फिर N2O लिखा हुआ है आपने, फिर आपने KO2 लिखा है, तो KO2 मतलब ऐसे हो जाएगा। अब मुझसे अगर कोई पूछेगा भाई बताओ मेरे पास ये गिवन है, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो आप कहेंगे आपने तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स बताया, उसके अलावा कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ नहीं कर सकता, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन अगर इवन है तो डाया हो जाएगा, और अगर ऑड है तो मैं इसको पैरा बता दूंगा, क्योंकि ऑड का मतलब है एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें अपन चेक करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका तो मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बता सकता हूँ, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बता सकता हूँ, दैट इज कमिंग आउट टू बी 17, ये तो पैरामैग्नेटिक है। इन दोनों में क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें भी इवन है और इसमें भी इवन है, तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो मैं दोनों का डायमैग्नेटिक मान लूंगा, ये भी डायमैग्नेटिक होता है बट ये पैरामैग्नेटिक होगा, वी नो दैट, तो अपन उसे बता देंगे कि वो पैरामैग्नेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर अपन कर सकते हैं दैट इज 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे गिवन है बैंड गैप जर्मेनियम इज वेरी स्मॉल, सही है, करेक्ट है, द एनर्जी स्प्रेड ऑफ ईच जर्मेनियम एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्फिनिटली स्मॉल, हाँ तो ठीक है, जो एनर्जी गैप अपन ने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बताया था ना, दैट इज वेरी स्मॉल, तो सभी गैप, सभी जो भी जितने भी आप जर्मेनियम एटम लोगे उन सभी में ये गैप जो होगा वो बहुत कम होगा, दैट्स करेक्ट अकॉर्डिंग टू बैंड मॉडल, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, मतलब इट इज जर्मेनियम इज वेरी स्मॉल, यस इट इज करेक्ट, और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है कि जितने भी एटम मैं लूंगा सभी में वो क्या होता जाएगा, छोटा रहेगा, हाँ, तो सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही बता दूंगा मैं, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। एक मिनट, गड़बड़ हो गया, ऊपर नीचे हो गया सब, वो स्टेटमेंट 2 नहीं पाया, स्टेटमेंट 2 पढ़ने के पहले ही ऊपर नीचे हो गया, एक मिनट में वापस निकाल लूं उसको, सब गड़बड़ हो गया ना, पूरा पढ़ ही नहीं पाया और वो चला गया, एक मिनट रुको, मेंस प्रोग्राम पता नहीं कहाँ पड़ गया है, ये ट्रिपल ई आ गया ये तो, हाँ एक्सरसाइज 3 का कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 ऐसा कुछ था, 7 था सर, 7th, एक मिनट में क्वेश्चन निकाल, वही कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन निकाल लूं, हाँ जी, बैंड गैप इन द जर्मेनियम इज वेरी स्मॉल, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन ने लिखा है फॉरवर्डिंग गैप बहुत छोटा होता है
और फिर उन्होंने लिखा था एनर्जी स्प्रेड ऑफ ईच जर्मेनियम एटॉमिक एनर्जी लेवल इज इन्फिनिटली स्मॉल। तो ईच एटॉमिक एनर्जी लेवल मतलब नहीं, वो एटॉमिक एनर्जी लेवल तो ये होता है फिर एक जर्मेनियम एटम है और फिर वो कह रहा फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो ईच थोड़ी होता है। हम तो जैसे जैसे बाहर जाते हैं ईच एटम, जैसे जैसे अपन बाहर जाते हैं इनके बीच में डिस्टेंस कम होता जाता है। तो ईच एटम का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। हम तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए हमको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड चाहिए, उनके बीच में हमको गैप एनर्जी गैप कम चाहिए, नॉट बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिट्स। तो अपन बताएंगे भाई कि इसमें ना पहला वाला बैंड गैप बहुत कम होता है, दैट इज करेक्ट। दूसरे वाले में आपने सेंटेंस को बड़ी स्मार्टली उस सेंटेंस को गड़बड़ किया। द एनर्जी गैप स्प्रेड बिटवीन spread of each germanium atomic energy levels। एटॉमिक एनर्जी लेवल मतलब एटम के बीच में जो एटम में जो एनर्जी लेवल्स है ना, इज इनफिनिटली स्मॉल। तो अपन को वैसे बताना पड़ेगा, तो दैट इज रॉन्ग। इसका इससे तो कोई रिलेशन होगा ही नहीं। बिटवीन ईच थोड़ी स्मॉल होता है, वो तो आउटर में ज्यादा स्मॉल होगा और इनर में वो दूर दूर होता है, क्योंकि जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो इनमें ना शेल्स के बीच में एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो उनमें गैप कम होता है, सभी में थोड़ी एक जैसा कम होता है। गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा है आपने 8 भी पूछा है, ठीक है, मैं 8 भी बता सकता हूँ। बोरॉन ऑलवेज फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। बोरॉन अपन ने कहा प्लेस किया है, नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं हमेशा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। The size of the small size of B3 positive favors formation of covalent bond। बिल्कुल, अगर आप B+3 लिखोगे तो अकॉर्डिंग टू द फजान रूल इसका पोलराइजेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। सो इवन विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन, उससे ज्यादा थोड़ी हो सकता है कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन के लिए भी वो BF3 अपन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, है ना। तो इसका मतलब है बिल्कुल, और इसका स्मॉल साइज इट विल मोर फेवर्ड, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्ट इट फेवर्स, दैट इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट होगा कि भाई बोरॉन जो है इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बिकॉज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इट हैज हाईएस्ट पोलराइजेशन पावर। क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा है अपन से किसी ने, तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में अपन को गिवन है assuming the Hund's rule is violated। अच्छा, Hund's rule मतलब इसको मैं वायलेट करने वाला। assuming that Hund's rule is violated मतलब अगर मुझे 4 लिखना है तो मैं ऐसे कर लूंगा 4, that is the violation of Hund's rule। या अपन अगर 3 लिखें तो अपन को पता है पेयरिंग तभी पॉसिबल है जब एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। Hund's rule is violated, the bond order and the magnetic movement of B2 molecule is। तो ठीक है, अगर आप Hund's rule को वायलेट करोगे कि पेयरिंग तभी होगी जब 1s sigma 2s star 2s pi 2px and pi 2py। 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अपन B2 के लिए लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेंगे, तो दैट इज अ वायलेशन। आपने एक एक लिखना था लेकिन आपने दोनों एक साथ लिख दिए। अगर आप दोनों एक साथ लिखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर तो वही रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर तो मैं वही लिखूंगा, दैट इज 2 4 6 6 - 4 डिवाइड बाय 2, so that will be 1। बट इसमें फिर ये एक इसमें और एक इसमें लिखता तो पैरामैग्नेटिक होता, लेकिन अगर दोनों इसमें लिखूंगा जो कि आपने बोला है कि यू हैव टू वायलेट द हंट्स रूल, तो इस केस में ये डायमैग्नेटिक होगा। सो बॉन्ड ऑर्डर विल बिकम 1 बट इट विल बिकम डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 11 भी पूछा है अपन से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 में अज्यूमिंग 2s 2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिंग द पैरामैग्नेटिक स्पीशीज इन द फॉलोइंग केस। तो ठीक है ना, 2s और 2p मिक्सिंग अगर नहीं करना है तो अपन को क्या करना है, वी हैव टू फॉलो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2, मतलब इसको फॉलो कर लेना है अपन को। वो तो मैंने बताया था आपको कि अगर इट इज नॉट ऑपरेटिव देन इन दैट केस यू हैव टू फॉलो लाइक दिस 2px pi star 2py और sigma star 2pz। तो इसको कंसीडर करना होगा अपन को कार्बन के लिए, तो आप कंसीडर कर लो कार्बन के लिए कितने होते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये हो गया 10 11 12, बता दो।
गॉट इट ना? तो अब अपन बता सकते हैं, और अगर ऐसे अपन को गिवन है तो अपन को पता है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है C2 मॉलिक्यूल में, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये दोनों पेयर्ड हो जाएंगे, तो मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी, देन इट विल हैव ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो फिर ये फुली पेयर्ड हो जाएगा, तो दैट कैन हैव अ रिड्यूसिंग कैरेक्टर आल्सो। तो अपन को बता सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा किसी का या नहीं होगा, तो अपन बता सकते हैं तो इसका तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर दोनों ही होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं, पहले से मेरे पास N2 मॉलिक्यूल है ऐसे, तो फिर मैं इसमें, अब ये तो फुली पेयर्ड है, तो अपन ये नहीं कहेंगे कि इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं या इसमें इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो अपन इसमें क्या करेंगे, दैट इज अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो इधर आ जाएगा, है ना, और अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट इलेक्ट्रॉन दे तो सकता है। तो कोई बात नहीं, अपन इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन अगर अपन को बताना है तो इसी से बताते हैं, क्योंकि भाई P है, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांजिट करेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कर सकता है, ट्रांजिशन ही तो है, P से P में ही तो करना है अपन को। जैसे ये सिग्मा, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। हाँ, अगर ये फुली फिल्ड है तो फिर अपन मना करते हैं, क्योंकि अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो करेगा, अब नहीं करेगा, क्योंकि अब P फुली फिल्ड है, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे अपन, ये अपन को ऐसे गिवन है तो भी अपन मना कर देंगे। अब ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो फिर अपन मना कर देंगे, क्योंकि अब इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी, ना ही इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, तो अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बता सकते हैं इसमें। और बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, sp मिक्सिंग और ये सब मैंने आपको बता रखा था, ये आपका। अब पार्ट 2 बता दो, पार्ट 2 में कोई डाउट है एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2? ऑफलाइन या ऑनलाइन में कोई डाउट है तो बता देना। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 11 ऑफलाइन वाला है। हमको गिवन है Li2 नेगेटिव एंड Li2 पॉजिटिव इंक्रीजेस इन देयर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो ना, स्टेबिलिटी उससे बताऊंगा। तो लिथियम गिवन है, Li2 गिवन है, Li2 पॉजिटिव गिवन है और Li2 नेगेटिव गिवन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है। तो लिथियम के टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो ये अपन ऐसे कर लेते हैं भाई, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन इज 3, सो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं। इसमें ना लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट की इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, इसमें 5 हो गया और इसमें 7 हो गया। तो 6 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 4 - 2 डिवाइड बाय 1, दैट इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1। और इसमें बॉन्ड ऑर्डर लिखूंगा तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें ये हो जाएगा 3 - 2 0.5। इसमें लिखूंगा तो विल हैव लाइक दिस, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, दैट इज 4 - 3, ये भी 0.5। तो अपन एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से बताएंगे कि भाई किस में कितना चेंज आएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो अपन कहेंगे ये तो यही होगा। इन दोनों में डिसाइड करना है तो अपन क्या डिसाइड करेंगे, अपन कहेंगे इस केस में ना सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो अपन बता सकते हैं, तो इस केस में सबसे ज्यादा, जैसे अपन ने ये लिखा था उसी के बेसिस पे इसको लिख दो, जिसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है, इस वाले में 7 वाले में, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, लेस स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये और फिर वो, तो बता देंगे दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। उसको ऑर्डर में देख लेते हैं किसमें गिवन है, वो अपना आंसर। सर एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो लेवल कम होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम 13, ठीक है। According to the molecular orbital theory, which of the following will not be a viable molecule? Viable molecule मतलब stable molecule.
तो जिसको अपन वायबल मॉलिक्यूल जैसे नहीं बता पाएंगे कि भाई ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो अपन ऐसे देख लेते हैं। H2 मॉलिक्यूल H2 हो सकता है, H2 भी हो सकता है, H2 पॉजिटिव भी हो सकता है, H2 नेगेटिव भी हो सकता है। हीलियम मॉलिक्यूल ये तो नहीं होगा, हीलियम प्लस मॉलिक्यूल हो सकता है, हीलियम माइनस मॉलिक्यूल हो सकता है। लेकिन अगर आप इसमें ऐसे लिखोगे ना हीलियम 2 नेगेटिव मॉलिक्यूल, तो ऐसे नहीं होता। किसी मॉलिक्यूल पे हम ऐसे ना मॉलिक्यूलर, भाई हीलियम खुद ही मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, तो अपन वाइबल कैसे माने उसको मॉलिक्यूल? ठीक है, कोई बात नहीं, अपन पहले एक बार एग्जांपल चेक कर लेते हैं। H2 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। H2 2 नेगेटिव वो नहीं हो सकता, व्हाइट इज सो। H2 2 नेगेटिव का मतलब हो गया कि H2 2 नेगेटिव मतलब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और 4 का मतलब आपके पास ऐसे है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो 0 आ जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब ये तो मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अपन को H2 मॉलिक्यूल ये नहीं होगा। हीलियम 2 पॉजिटिव चलेगा, हीलियम 2 पॉजिटिव में डिवाइड बाय 2 1 पॉजिटिव आ रहा है, 1 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, तो He पॉजिटिव वो तो एग्जिस्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन कैसे बता देंगे? बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे बता देंगे कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं। डायटोमिक मॉलिक्यूल में पूरा केमिस्ट्री में सारा इंफॉर्मेशन आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही कैलकुलेट करना, डायटोमिक मॉलिक्यूल में। और अगर 2 एटम से ज्यादा है तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करके बताना। वैसे तो अपन ऐसे नहीं बता सकते कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या, सिर्फ पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर ही बता सकते हैं, बाकी नहीं बता सकते, और वो अपने सिलेबस में नहीं। लेकिन हाँ, मैग्नेटिक कैरेक्टर तो सिलेबस में है ना, तो भाई आपने लिखा OCl2 इवन आएगा, लेकिन इसी को आप ClO2 लिख दो तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो मैं ये तो बता ही सकता हूं कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होने का मतलब है कि वहां पेयरिंग हो सकती है सारे के सारे। लेकिन अगर ऑड है, ऑब्वियसली बात है, हाउ कैन यू पेयर अप ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। ऑनलाइन का 7 पूछा है, ऑनलाइन के 7th में अपन को गिवन है, according to the molecular orbital theory which of the following is true about the Li2 positive। मेरे ख्याल से Li2 positive और Li2 दोनों के बारे में अपन ने डिस्कस कर रखा है, तो आप उससे बता सकते हो मेरे ख्याल से। Li2 पॉजिटिव इज अनस्टेबल, Li2 नेगेटिव इज स्टेबल। नहीं, ऐसे अपन दोनों में अगर चेक करेंगे तो अपन को which of the following is true with respect to Li2 positive and Li2 negative, अपन को ट्रू बताना है। Li2 positive is unstable and Li2 is नहीं, Li2 नेगेटिव नहीं, दोनों ही अनस्टेबल। अगर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट इट इज अनस्टेबल, ये करने पड़ा। बोथ आर स्टेबल, बोथ आर अनस्टेबल, और इसमें अपन कहेंगे अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड दिस, तो अपन कहेंगे भाई दैट इज Li2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों में फ्रैक्शनल आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, तो दोनों में अपन को बताना चाहिए कि दोनों ही अनस्टेबल होंगे, दे एग्जिस्ट बट अनस्टेबल, ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड दिस। अगर ठीक है तो अपन को इतना ही बता सकते हैं, क्योंकि एक गिवन अपन को अनस्टेबल और दूसरा स्टेबल, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ए और बी इज नॉट पॉसिबल। तो बोथ आर स्टेबल, स्टेबल तब होता है जब ये फ्रैक्शन बॉन्ड ऑर्डर ना आए, और अगर फ्रैक्शनल आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों को अनस्टेबल बताएंगे, है ना, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अपन स्टेबल तो नहीं बता सकते। अगर पॉजिटिव होगा तो स्टेबल बताना मुश्किल है। तो पीछे आंसर है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन गिवन है, फिर तो थ्योरी में जो गिवन है वो गलत हो जाएगा। पीछे आंसर वही दिया है। फिर रुको मैं देख लेता हूँ, फिर इसको एक बार मैं चेक कर लूंगा उसको, ठीक है ना, क्योंकि मतलब स्टेबल और अनस्टेबल ही बचा हुआ है, तो दोनों ही अनस्टेबल है, तो आंसर मतलब 4 होना चाहिए। तो ये आप नेक्स्ट टाइम पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा, है ना, किस हिसाब से दिया होगा। वैसे तो अनस्टेबल, क्योंकि अपन ने तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करता है लेकिन वो थोड़ी देर में डिसअपियर हो जाएगा। तो अनस्टेबल मींस व्हाट, मतलब वो अनस्टेबल मतलब बनेगा ही नहीं या बनेगा, वो थोड़ा सा अपन को एक बार बाउंड्री लाइन चेक करनी पड़ेगी। तो मैं एक बार और चेक करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ
दूसरा कोई क्वेश्चन या दूसरे बुक में अपन एक वो बाउंड्री लाइन को चेक करके फिर अपन बता देंगे, क्योंकि ये तो सभी जगह लिखा होता है कि अगर फ्रैक्शन है तो इट एग्जिस्ट बट अनस्टेबल। तो अनस्टेबल का मतलब यही होता है कि भाई आप बना तो सकते हो लेकिन थोड़ी देर में डिसअपीयर हो जाएगा। तो मतलब स्टेबल का मतलब इनका है कि जो बन गया वो स्टेबल है, तो फिर अपन को चेक करना पड़ेगा, फिर अपन को अपन 3 मान सकते हैं फिर अपन कि जो बन गया नो डाउट थोड़ी देर में डिसअपीयर हो जाएगा, लेकिन वो स्टेबल मानो आप, तो फिर मान लेंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसको एक बार और आप पूछ लेना मुझसे। इसमें क्वेश्चन नंबर और कौन सा था? 9th वाला। तो 9th वाला तो है ही नहीं इसमें, 8 तक ही गिवन है। सर 9th है। मेरे इसमें 9th नहीं गिवन है, मेरे ख्याल से फोटो 20 पिक करके भेज। 2020 वाला है ना? 2019 का। 2019 का 9th वाला। क्या क्वेश्चन क्या है? 2 pi and half sigma bonds are present in. मेरे पास नहीं है ये क्वेश्चन, मेरी शीट में नहीं है क्वेश्चन, जिस शीट से मैं बता रहा हूँ। तो सर फोटो व्हाट्सएप पे क्लिक भेजो करके क्या? भेजती हो। हाँ, फोटो क्लिक करके भेज दो। मिल गया, कोई बात नहीं, अपन चेक कर लेंगे। इसमें गिवन है अपन को 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड। हाँ तो अरे 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड 2.5 हो गया ऐसे। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर 2.5 बताना है, तो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, बता दो उसमें। अच्छा, तो बॉन्ड ऑर्डर है, अब अपन इसमें ऐसे बता देंगे भाई, देखो सिग्मा 1s है, इधर लिख देता हूं मैं पाई 2px, ये सिग्मा 1s पूरा n2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल है जैसे, तो ये हो गया 2 पाई, तो पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, इसमें आधा ले लो। वैसे बेस्ट यही था अपने लिए कि वो ये पूछ रहा था अपन से कि 2.5 बॉन्ड ऑर्डर बता दो किसका है, मेरे ख्याल से यही लिखा होगा सभी, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर किसका है, उसमें अपन ये आंसर बता दें। और बताओ, ओके, ये आपका बॉन्डिंग 4 हो गया। तो अब अपन आगे बढ़ सकते हैं बॉन्डिंग 4 के बाद। ये अपना केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया, अब शुरू करेंगे अपन गैसियस स्टेट, है ना? तो अपन चेक करते हैं गैसियस स्टेट में। सो अपन ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, O2 2 पॉजिटिव भी गिवन है, उसमें भी कितना आ रहा था अपने पास 10 - 5 डिवाइड बाय 2। अच्छा, वो भी 2.5 है, तब तो अपन को उससे ही बताना पड़ेगा। N2 में तो 3 था, अपन को पता था, O2 में 2 था, ये भी अपन को पता था। तो अगर 2 में 2.5 आ रहा है, ये कह रहा है कि इसमें भी 2.5 आ रहा है सर, इसमें भी 2.5 आ रहा है। तो फिर अपन क्या करेंगे, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके बेसिस पे बता देंगे, क्योंकि इसमें तो अपन ने लिखा हुआ है ना कि अगर बोरॉन होता है तो सिर्फ पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो इसमें तो कुछ गड़बड़ तो हो ही जाते हैं, तो अपन को पता है पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये आएंगे अपने पास, वी कैन राइट दिस, है ना? इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं
और इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, मतलब अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इसमें पाई ऑर्बिटल थोड़ा ज्यादा होंगे, इसमें पाई ऑर्बिटल 2 पाई ऑर्बिटल है और आधा सिग्मा ऑर्बिटल है, इसमें आधा पाई ऑर्बिटल भी है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 2.5 पाई ऑर्बिटल एज वेल एज हाफ सिग्मा ऑर्बिटल। वो ऐसा क्यों किया, इसे आप मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि दोनों में 2.5 आ रहा है, किसी एक में 2.5 आता तो मैं उसी को टिक कर देता, इसलिए पहला वाला वो N2 पॉजिटिव था, मैंने उसी को टिक कर दिया, वो 2.5 होता है। लेकिन एक बार चेक भी कर लेंगे जब एग्जाम देंगे, जैसे इसमें 2 पॉजिटिव किसी और ने बताया मुझे कि सर उसको भी चेक कर लो, उसमें 2.5 आ रहा है, तो जब 2 में आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखूंगा 2 पाई हाफ सिग्मा, वो फुली फिल्ड नहीं है, जैसे अपन ने कार्बन मॉलिक्यूल में लिखा, इसमें था ही नहीं, तो अपन ने क्या कहा, कार्बन मॉलिक्यूल में दोनों पाई पर 2 पाई बॉन्ड्स, क्योंकि सिग्मा में इलेक्ट्रॉन गया नहीं, बता सकते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वजह से, तो आप ऐसे बता सकते हैं। अब अपन गैसियस स्टेट पढ़ सकते हैं, है ना, अपन गैसियस स्टेट पढ़ सकते हैं। तो एपीएसपी भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास में उसको डिस्कस नहीं करेंगे अपन, क्योंकि वो थोड़ा सा अपन सिलेबस को कुछ चैप्टर कंप्लीट करते हैं, अपन केमिकल बॉन्डिंग में बहुत टाइम लग गया, ठीक है ना। तो मैं गैसियस स्टेट शुरू करता हूँ। गैसियस स्टेट में अब अपन क्या करेंगे, इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है गैसियस स्टेट, एक है आइडियल गैस और दूसरा है रियल गैसेस, एक है आइडियल गैसेस और दूसरा है रियल गैसेस। ऑब्वियसली बात है, अब अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक अपना बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट था, मतलब थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे थे अपन, ठीक है, उसमें हमें काफी पार्ट ऐसे भी लग रहा था कि याद रखना पड़ेगा, और याद रखना पड़ा और याद रखना पड़ेगा। लेकिन अब जो आपके चैप्टर्स होंगे वो सारे के सारे चैप्टर्स आपके कंसेप्चुअल वाले पार्ट होंगे, आपको यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, अपन ने ऑर्गेनिक तो शुरू भी नहीं किया, सारा ही फिजिकल वाला पार्ट। तो अपन क्या करेंगे, आइडियल गैसेस को पहले पढ़ते हैं, फिर रियल गैसेस को। चैप्टर एक ही होगा, गैसियस स्टेट होता है, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि भाई रियल गैस का शीट ही अपन को अलग दे देता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइडियल गैसेस में शीट में एक पार्ट एक्स्ट्रा गिवन है, दैट इज अ बैरोमेट्रिक प्रेशर, ठीक है। बैरोमेट्रिक प्रेशर से केमिस्ट्री में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, बैरोमेट्रिक प्रेशर। इसलिए हम बैरोमेट्रिक प्रेशर के सारे क्वेश्चन छोड़ते हैं, बैरोमेट्रिक प्रेशर नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब अपना सिलेबस खत्म हो जाए, जिस दिन बोलोगे आप उस दिन पढ़ा दूंगा मैं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पढ़ाना। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि बैरोमेट्रिक प्रेशर या ऑफलाइन जब भी होगा आप कहोगे सर आज बैरोमेट्रिक प्रेशर पढ़ेंगे, हम उस दिन पढ़ा देंगे बैरोमेट्रिक प्रेशर, उससे कुछ नहीं होता। गैसेस के बारे में कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रेशर वगैरह, वही थोड़ा बहुत आता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता इसमें। थोड़ा सा पार्ट तो मैं भी डिस्कस करूंगा बैरोमेट्रिक प्रेशर का, लेकिन जो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले अपन, कि थोड़ा सा मैं प्रेशर के बारे में तो आपको बताऊंगा, लेकिन अपन बहुत ज्यादा डिटेल में बैरोमेट्रिक प्रेशर को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने सिलेबस में ही है। और जो पार्ट सिलेबस में नहीं है, जो पार्ट में क्वेश्चन आता नहीं है अपन को सिलेबस से, उसको मत पढ़ो, जो है वही पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो अपने चैप्टर ही इतने 4-5 ही पढ़े हुए ना, इसलिए अपन को लग रहा कि कुछ भी नहीं, बहुत सारा पार्ट, अभी बहुत सारा पार्ट बाकी। सो मैं बैरोमेट्रिक प्रेशर में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं करने वाला, वैसे मतलब ऐसा नहीं है कि अपन नहीं पढ़ते हैं, बट उसको फिजिक्स वाला पार्ट है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। अगर फिजिक्स में कुछ होगा तो आप देख लेना उसमें। गैस लॉज में ऑब्वियसली बात है, आइडियल गैसेस में गैसेस की प्रॉपर्टीज सब अपन ने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा गैसेस के बारे में पीजी एनआरटी भी पढ़ा हुआ है, राइट ना। सो गैसेस में प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ अपन को पता है। द मेजरेबल प्रॉपर्टीज,
मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो होते हैं गैसेस के आर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी भी होता है, हीट कैपेसिटी भी होता है, बट हमको आइडियल गैस में चारों ही पढ़ने हैं बस। सरफेस टेंशन भी नहीं पढ़ना, वो थोड़ा सा पार्ट है, वो डिस्कस करना होता है, बट वो भी फिजिक्स का पार्ट है, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा। हीट कैपेसिटी मैं आपको बताऊंगा, बट हीट कैपेसिटी अभी नहीं पढ़ना है अपन को, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको। ये चारों ही अपन को पढ़ने होते हैं, पी फिजिकल टू एनआरटी, और पी फिजिकल टू एनआरटी में अपन ने काफी कुछ पढ़ रखा है। यूनिट्स की बात करेंगे तो एन नो यूनिट्स, नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता। टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है। वॉल्यूम अपन इसको लीटर्स में भी ले सकते हैं, ऐसे वॉल्यूम की बात करेंगे तो अपन को पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। बाकी सबको इंटर कन्वर्जन पता है। प्रेशर में अपन कहते हैं कि भाई प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल इज इक्वल टू 760 टॉर्क और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और 760 टॉर्क। ये अपन उसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.01325 barometric pressure, that is bar. This is equal to this, ये सभी इक्वल है आपस में। ठीक है, ओके। अपन इसको कैलकुलेशन में ना 10 की पावर 5 लेके ही कैलकुलेट कर देते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो अपन बता सकते हैं। प्रेशर में अपन थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, वॉल्यूम में तो ऐसा कुछ है नहीं कैलकुलेट करने के लिए। टेम्परेचर केल्विन में अपन को पता है, जो भी डिग्री सेंटीग्रेड गिवन होगा उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्रेशर के लिए अपन कहते हैं प्रेशर जो होता है वो बैरोमेट्रिक प्रेशर बनना होता है। बैरोमेट्रिक प्रेशर मैंने आपको शायद बताया था इनिशियली, कैसे कैलकुलेट करते हैं एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, है ना। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर में अपन क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई देखो हम एक ऐसे वेसल ले लेंगे, उस वेसल में मरकरी फिल कर लेंगे। ये मरकरी फिल कर लेता है, यहाँ पर अपन ऐसे मरकरी फिल कर लेंगे और इसमें भी पूरा मरकरी फिल कर लेंगे। तो फिर इस ट्यूब को इसमें इन्वर्ट कर दो आप। मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया इसमें, और इन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसा हो जाएगा। तो जब आप इसको इन्वर्ट करोगे तो ये सारा का सारा मरकरी ना ऐसे मरकरी बाहर आएगा, लेकिन सारा मरकरी बाहर नहीं आता, कुछ मरकरी वहां पर रह जाएगा। वो क्यों रह गया? बिकॉज यहां पर इसके सरफेस पे, मरकरी के सरफेस पे जो यहां फील्ड है, इसके सरफेस पे कुछ प्रेशर लग रहा है। वो प्रेशर लगने की वजह से, क्योंकि यहां पर प्रेशर लग रहा है, तो उस प्रेशर लगने की वजह से कुछ मरकरी तो ऊपर जाएगा। वैसे भी अपन अगर मान लो ऐसे खाली ग्लास ले लेते हैं, और खाली ग्लास को अगर अपन ऐसे वाटर में ऐसे डिप करते हैं, तो आप जब लेवल देखोगे ना वाटर का, तो ग्लास में लेवल थोड़ा ऊपर होता है एज कंपेयर टू लेवल ऑफ द बकेट, वाटर इन द बकेट। वो थोड़ा ऊपर ही होता है। रीजन, क्योंकि बकेट के पानी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो वो वाटर थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा।
तो यहां पर जितना प्रेशर होगा, सपोज करते हैं कि यहां पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो फिर ये जो मरकरी का हाइट आएगा ना, यहां पर ये जो हाइट आएगा मरकरी का, दैट विल बी यहां से लेके यहां तक ये 76 सेंटीमीटर होगा। ये जो हाइट आएगा ये 76 सेंटीमीटर होगा या 760 मिलीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अपन को पता चला कि भाई इधर बाहर प्रेशर कितना है, क्योंकि जितना हाइट इसमें आएगा मरकरी कॉलम में, तो ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी गिवन है। अगर बाहर 1 एटमॉस्फेयर होगा तो इसका 76 सेंटीमीटर हाइट होगा, या फिर अपन कहेंगे भाई इसमें 760 मिलीमीटर हाइट होगा। तो अपन को पता चला कि इसमें ना जो मरकरी होता है, और मरकरी को ही अपन क्यों लेते हैं, तो अपन को पता है मरकरी जो होता है वो इनर्ट होता है, डेंसिटी उसकी सबसे ज्यादा होती है लिक्विड्स में 13.6। डेंसिटी why we say that mercury in the for calculating pressure, तो अपन कहेंगे भाई डेंसिटी उसकी होती है मैक्सिमम डेंसिटी इन लिक्विड्स, डेंसिटी among liquids कितना 13.6 दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर, वो उसकी डेंसिटी होती है, बहुत ज्यादा होती है। फिर अपन कहते हैं कि भाई वो ना स्टिक नहीं होता टेस्ट ट्यूब से, सो डू नॉट स्टिक विथ टेस्ट ट्यूब, स्टिक ऑन ग्लास। फिर अपन कहते हैं वो इनर्ट होता है, एयर से इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट विथ एयर। ये उसके कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से अपन मरकरी को लेते हैं। थर्मोमीटर में भी मरकरी लेते हैं, इसमें भी अपन मरकरी लेते हैं, सो दैट वाज द रीजन। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर अगर ऐसे ही करना था कि भाई इसके प्रेशर से ऊपर की तरफ पानी, मतलब अपन तो यहाँ तो सीधा ऐसे भी बोल सकते थे, मरकरी नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है और एयर ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है उसको, मतलब एयर चाहता है कि ये ऊपर रहे, इधर से प्रेशर लगा रहा ना, और मरकरी नीचे की तरफ, क्योंकि मरकरी का अपना मास होगा, इट इज अ लिक्विड, तो वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है और ये ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है एयर। तो कितना प्रेशर होगा, तो अपन कहेंगे जितना प्रेशर इसका होगा उतना ही प्रेशर ये लगा रहा होगा नीचे की तरफ, तभी तो बैलेंस होके इस लेवल पे वो रुक गया नीचे आना, क्योंकि इस लेवल पे जितना मरकरी यहां पर प्रेजेंट है, जो मरकरी का मास होगा, अपन तो ऐसे लिखेंगे ना, अपन को पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब मैं तो जैसे फॉर्मूला छोटे छोटे पढ़ते हैं अपन, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स बताने की जरूरत नहीं है मुझे, फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखना होता है, सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स होता है मास इनटू ग्रेविटी mg अपॉन एरिया। अपन लिख सकते हैं दैट इज मास को अपन लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डिवाइड बाय लिख सकते हैं अपन एरिया, और वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज थिकनेस इनटू एरिया लिख सकता हूं मैं वॉल्यूम को, ठीक है। तो डेंसिटी इनटू थिकनेस को मैं h ले लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय दैट इज a कर लेता हूं इनटू g कर लेता हूं, डिवाइड बाय एरिया, तो एरिया तो सेम रहेगा इसमें टेस्ट ट्यूब में, वो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया डेंसिटी इनटू h इनटू g। जी इज ग्रेविटेशनल फोर्स ना, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो ये फॉर्मूले छोटे छोटे, मैं उसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। डेंसिटी मुझे गिवन है, हाइट इन द कॉलम 76 सेंटीमीटर आ रहा है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज dgh फॉर द लिक्विड, ये लिक्विड की डेंसिटी होगी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ये हाइट ऑफ द कॉलम होगा, जितना हाइट है वही लेना पड़ता है। तो यहां पर जो अपन को गिवन है दैट इज d is density of liquid, है ना, ये फॉर्मूला अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, और g is ग्रेविटेशनल फोर्स, और h is height in the column, इन कॉलम, ये अपन को लेना होता है। तो वो सारे कैलकुलेशन में मुझे नहीं देना, मैं तो बस ये है कि मुझे मरकरी ही लेना हमेशा केमिस्ट्री को, मैं फिजिक्स में पढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है अपने पास कि अपन फिजिक्स पढ़ें। मैं सिर्फ इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं बैरोमेट्रिक प्रेशर उतना ही पढ़ेंगे अपन जितना उनको जरूरी है।
तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई जो हाइट इन द, हमारे लिए तो ये है कि जो भी मरकरी का हाइट है वही हमारे लिए प्रेशर है। आप 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी मैं एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लूंगा। आप मुझे बता दो कि आज ये 0.9 एटमॉस्फेयर है बाहर प्रेशर, मैं इसको 0.9 में कन्वर्ट कर लूंगा अपने आप। कैसे लिखूंगा? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू दिस मच, तो 0.9 कितना होगा? 0.9 इंटू 760 हो गया मेरे लिए कितना हाइट होगा। वी आर एबल टू कैलकुलेट यूनिट कन्वर्जन। तो फिर कितना हाइट आएगा अगर 0.9 है बाहर? तो अपन को पता है, हाइट में कैलकुलेट कर लूंगा 0.9 इंटू 760 मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में, जो आप लोग बता दो। तो इसकी डेंसिटी मैक्सिमम है, इसलिए अपन ने ये ट्यूब लिया हुआ है। बाकी मतलब अगर इसमें वाटर ले लें तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो आपने पढ़ा होगा मतलब स्टडी वाले छोटे क्लासेस में। हाँ जी बोलो। तो स्कूल वाले बुक्स में अपन ने पढ़ा हुआ है, स्कूल वाले बुक्स में, कि अगर इसमें वाटर होगा तो क्या होगा? फिर वो 10 सेंटीमीटर जैसे हाइट पे आ जाएगा, बहुत ज्यादा हाइट आएगा फिर तो उतना बड़ा ट्यूब थोड़ी लगाएंगे बैरोमेट्रिक प्रेशर लगाने के लिए। तो मरकरी का डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए अपन मरकरी का लेते हैं। कैलकुलेट करके बता देंगे भाई व्हाट इज 1 एटमॉस्फेयर। गॉट इट? ठीक है, तो अगर अपन इसको मरकरी लेंगे तो डेंसिटी अपन को पता है 13.6 है ना, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय जी अपन को पता है 981, और फिर अपन को पता है हाइट इन द कॉलम, जो सेंटीमीटर में तो 76, मैं इसका हटा लेता हूं 981 इंटू 76, ये सब सेंटीमीटर में आ गया। ये भी मैंने सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में ले लिया। ये सारा कैलकुलेट करते हैं, फिर इसे एमकेएस में कन्वर्ट कर देता हूं 10 की पावर -3। तो विल गेट द प्रेशर कितना है। इसको केजी में कन्वर्ट करो, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, मुझे लगता है ये सेंटीमीटर में है, तो अपन इसको सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो विल गेट द प्रेशर 101325 पास्कल, राइट। तो उससे अपन ने कैलकुलेट किया, इसलिए मैं वो फिजिक्स वाले पार्ट में मैं नहीं जाना चाहता। ये हाइट है मालूम, ठीक है। तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें। तो दिस इज हाउ दैट बैरोमेट्रिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। अब अगर इसमें और डिटेल में जाएंगे तो फिजिक्स वाला पार्ट है, जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। जैसे मान लो मेरी मर्जी, मैं तो कहूंगा भाई पैसे अपने पास के बने, लेकिन उससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। मतलब आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, आएगा तो फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में कोई नहीं आने वाला, इसलिए मैं केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करने वाला। फिजिक्स में सर पढ़ाएंगे आप, मतलब फिर बैरोमेट्रिक प्रेशर उसमें चेक कर लेना। मैं कहूंगा मेरे पास मेरी मर्जी, मैंने तो इसमें मरकरी फिल किया था जैसे इसमें किया, अब मैं ऐसे फिल क्यों करूं? मैं तो खाली ऐसे कर देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे खाली ट्यूब है और इसको इन्वर्ट कर देता हूँ इसमें, आप इन्वर्ट कर दो इसमें, तो ये आ गया अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसमें ना प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहां पर ये मरकरी अंदर जाएगा, तो इसमें ना हाइट बढ़ेगा और इधर थोड़ा कम होगा। तो हाइट बढ़ के सपोज करेंगे अपन ने कि वो यहां पर इतना हाइट आ गया, और इस हाइट को अपन कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, ये हाइट अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी हाइट यहां पर h आया, दैट हाइट इज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अपन कहेंगे अब नहीं बोल सकते आप, वो क्यों? क्योंकि जब आपने इसको इन्वर्ट किया होगा तो इसके अंदर एयर रहा होगा, इसके अंदर एयर होगा, मतलब यहां पर एयर भी है। और अगर इसके अंदर एयर है तो ये एयर मरकरी को नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा, ये लिक्विड नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, वो नीचे की तरफ आ रहा होगा लिक्विड, मतलब ये भी नीचे की तरफ पुश कर रहा है एयर इसको, ठीक है, और ये भी नीचे की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, इन दोनों को। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना
ये इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अपन कहेंगे प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये अब यहां पर ये लिक्विड इसलिए रुका हुआ है क्योंकि प्रेशर जो है, फोर्स जो है वो बैलेंस हुआ होगा। कैसे? जितने प्रेशर से ऊपर की तरफ लगा रहा है वो इन दोनों के प्रेशर का सम होना चाहिए। अगर इसका प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये और अंदर जाएगा लिक्विड, और अगर इसका प्रेशर ज्यादा हुआ तो इसको नीचे आना चाहिए। अगर ये रुका हुआ है इसका मतलब है कि ये एयर इस मरकरी को पुल कर रहा होगा, मरकरी नीचे की तरफ पुल हो रहा है, लेकिन वो नीचे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि एयर का प्रेशर लग रहा है। तो अपन कहेंगे प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ द एयर प्लस प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम। फिर ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ द एयर, क्योंकि फिर इसके अंदर एयर भी होगा। तो अपन ने क्या किया था, इसको पूरा भर दिया था ताकि यहां क्या जनरेट हो जाए, वैक्यूम। और वैक्यूम का प्रेशर क्या होता है? जीरो। तो वैक्यूम का प्रेशर अगर जीरो होगा तो उस केस में अपन क्या कहेंगे, भाई इस वाले पार्ट का जीरो हो जाता, तो अपन ने इसलिए ले लिया भाई प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू प्रेशर इन द मर्करी कॉलम, ले लिया अपन ने। तो ये अच्छा बैरोमीटर है। इसको अपन कहेंगे, फिर इसको अपन फॉल्टी बैरोमीटर बोलते हैं कि भाई इसमें फॉल्ट है बैरोमीटर, यही फॉल्टी बैरोमीटर होता है, जिसको अपन मतलब फिजिक्स में पढ़ते हैं डिटेल। बट इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता। हाँ बोलो। सर जो लेफ्ट में जो अपने बैरोमेट्रिक प्रेशर का वो बनाया है, तो उसकी उसमें क्या है, टेस्ट ट्यूब में क्या है? मरकरी। ओके सर, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया। इसमें भी तो मरकरी था पहले से, इसको भी मरकरी फिल किया था। जब मरकरी फिल कर दोगे तो उसके अंदर एयर थोड़ी होता है। फिर अपन ने लिखा ना, एयर डू नॉट रिस्ट्रिक्ट विद ऑन ग्लास, इट इज इनर्ट विद एयर, एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता मरकरी। तो थोड़ा सा गैस के बारे में अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बैरोमेट्रिक प्रेशर मतलब फिर वो पूरा मतलब पढ़ाते रहते हैं, राइट ना? तो अपन उसकी जरूरत नहीं होती है अपन को, मतलब ये फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स में बताएंगे, केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं आता इसका। वो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फालतू में केमिस्ट्री वाले फिजिक्स में घुसते रहते हैं, वो मेरे ख्याल से अपन भी मतलब पढ़ सकते हैं, लेकिन बस वही प्रॉब्लम है कि अपना सिलेबस डिले होगा। फिर जो सिलेबस में है वो सिलेबस डिले होगा। तुम बोलोगे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो पढ़ाता रहूंगा। क्या करना है? या फिर मैं थोड़ा सा आइडिया आपको और दे देता हूँ। जैसे मान लेते हैं अपन कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई गैस के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपका और हो जाएगा, तो थोड़ा और ले लूंगा। तो ये फॉल्टी बैरोमीटर होगा। आपको ये समझ में आ गया? मतलब इसमें एक ही कंसेप्ट होता है भाई, आप फोर्स को बैलेंस कर लो। जैसे मैंने बैलेंस किया, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मरकरी पे लग रहा है, ट्यूब के अंदर प्रेशर, एयर उसको नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा और मरकरी भी नीचे की तरफ आना चाहता है। ये दोनों नीचे की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर उनको ऊपर की तरफ भेजना चाहता है। चलो बैलेंस कर दो। तो फिर इसका प्रेशर एटमॉस्फेयर में जो गिवन होगा वो ले लूंगा, इसका प्रेशर तो अपन कह के कैलकुलेट कर लूंगा। तो ये तो एटमॉस्फेयर मान लो, 1 एटमॉस्फेयर होगा गिवन है, जो भी प्रेशर गिवन होगा, या 76 सेंटीमीटर जो भी, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। इसका प्रेशर आप कैलकुलेट करने के लिए कहोगे कि बताओ भाई कितना प्रेशर है। इसका प्रेशर कैसे बताऊंगा? तो अपन कहेंगे देखो भाई ये मरकरी है, आपने बता रखा है, तो ठीक है, डेंसिटी ऑफ मरकरी आपने मुझे बता रखी है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। एच ये गिवन है मुझे, मैं हर बार क्या करूंगा ना, इन सबको एमकेएस में कर दूंगा। एमकेएस में करने से क्या फायदा होगा, ये अपन को आ जाएगा किसमें, पास्कल। ये पास्कल में ले लूंगा और ये भी पास्कल में ले लूंगा, क्योंकि इसको पास्कल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 101325 एमकेएस यूनिट। कैलकुलेशन अपन एमकेएस यूनिट में करेंगे, फिर बाकी जो यूनिट में पूछोगे हम बता देंगे, वो प्रेशर हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, एमकेएस यूनिट में कैलकुलेशन करेंगे। तो
ये मान लो मुझे गिवन होता, सपोज कर लेते हैं अपन कि ये अपन को 70 सेंटीमीटर गिवन होता, तो अपन को मीटर्स में कन्वर्ट करना आता है इसको। तो इसको मैं क्या करता हूं पास्कल, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो 1 एटमॉस्फेयर गिवन होता मुझे, तो मैं ऐसे कर लेता, इसको मैं 101325 ले देता। प्रेशर ऑफ द एयर मैं पास्कल में देता है, क्योंकि मैंने इसको भी एमकेएस बनाया है, एमकेएस बनाया है। डेंसिटी आप क्या करते हैं 13.6, आप ग्राम गिवन था, आपको केजी करना था, तो केजी पर मीटर क्यूब करना है मुझे, 10 की पर सेंटीमीटर क्यूब है आपके पास, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर लूं 10 की बार, क्योंकि आपके पास 13.6 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब है, और मुझे चाहिए केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, तो आपको पता है ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको ग्राम पर सेंटीमीटर में लिखना, कन्वर्ट कर लो, इसको केजी में कन्वर्ट करना है 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो पर ये सेंटीमीटर क्यूब को क्या करोगे आप 100 इंटू 100 इंटू 100 करोगे, तो एक अपन क्या करेंगे पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये ऊपर लेके जाएंगे, ये 3 नीचे आएगा, तो ओवरऑल अपन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये लो भाई हो गया 13.6 इंटू 10 की पावर 3, ये आ गया अपने पास। अब क्या करना है अपन को, जी चाहिए, वो तो 10 ले लेते हैं 9.81 को, और एच कितना है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, लो भाई मल्टीप्लाई करो, यू गॉट दैट प्रेशर ऑफ द एयर, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको हटा दिया, ये आ गया मेरे पास 10 की पावर 3 लिखना था मुझे, जी मेरे ये 10 हो गया मेरे पास, और एच कितना लिया अपन ने 0.7, ये लो भाई कैलकुलेशन कर लिया अपन ने, पास्कल में आ गया। सर राइट साइड का बोर्ड में लिख रहा हूँ। इधर वाला पार्ट जो लिखा है वो 13.6 है इंटू 10 की पावर 3 है इंटू 10 है इंटू 0.7, वो लिखा है, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तो ये अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं ना, जैसे बैरोमेट्रिक वाला पार्ट है, अगर अपन को सपोज ऐसे कि मैंने जैसे एक थोड़ा सा बैरोमेट्रिक में अपन लिख सकते हैं, थोड़े से कंडीशंस देख लेते हैं। अपन एक केस ऐसे लेते हैं कि हमारे पास ऐसे वी आर गिवन दैट एक ऐसे टेस्ट ट्यूब है अपने पास, और उस टेस्ट ट्यूब में ऐसे एक मर्करी कॉलम है, और ये मर्करी कॉलम सपोज जो अपन को गिवन है, इसके अंदर प्रेशर P1 है, तो ये जो मर्करी कॉलम है ऑब्वियसली बात है हमारे लिए, तो कॉलम का जो प्रेशर होता है वो उसके हाइट के बराबर होता है, ये मर्करी कॉलम का आपने ये 10 सेंटीमीटर कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर प्रेशर ले रखा है मैंने, अगर ये मर्करी कॉलम यहां और यहां मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो प्रेशर P1 है ना, और ये खुला हुआ ओपन एंड है, तो ये बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थोड़ा सा अपन आइडिया लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन,
क्योंकि इसमें तो अपन बहुत तो मतलब पूरा फिजिक्स ही पढ़ डालते हैं कि भाई फिजिक्स में बैरोमेट्रिक प्रेशर जो भी होता है वो सब पढ़ लेते हैं अपन। लेकिन थोड़ा सा आइडिया तो होना ही चाहिए, अगर सभी मतलब ऐसे कोई वैसे नहीं भी पढ़ता तब भी चलता, पढ़ेंगे तब भी चलेगा। अपन क्या करेंगे इसमें, एक केस में आता है ओपन एंड, इसमें गैस है, इधर गैस है, अगर गैस नहीं होता तो मरकरी कॉलम इधर आके स्टिक हो जाता, वहां पर गैस है तभी तो नहीं आ रहा, वो वहां पर रुका हुआ है। तो इस गैस का प्रेशर और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर होंगे, तभी वो वहां पर यहाँ पर स्टेबल है, क्योंकि गैस इसको इस तरफ पुश कर रहा होगा और एटमॉस्फेयर उसको इस तरफ पुश कर रहा होगा। अपन लिखेंगे ओपन एंड अपवर्ड, मतलब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ये मरकरी कॉलम को अपन ऐसे, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ओपन एंड अपवर्ड होगा तो ये ऐसे होगा, ये मरकरी कॉलम है। तो ओपन एंड अपवर्ड का मतलब है अब तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा, अब P1 नहीं होगा, इट विल बी डिफरेंट। वो इट इज सो, पहले ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था, तो जितना प्रेशर इसका था उसी प्रेशर से उस तरफ पुश कर रहा था, इसलिए रखा हुआ था। अब क्या होगा, ये जो गैस का प्रेशर होगा ना, एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ लगा रहा होगा प्रेशर, और मरकरी कॉलम वो भी नीचे की तरफ लगा रहा होगा प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर भी नीचे की तरफ लगा रहा है, मरकरी भी नीचे की तरफ लगा रहा है, लेकिन एयर ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। ये गैस जो है वो ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, अगर ये ऊपर की तरफ नहीं लगाएगा तो मरकरी कॉलम नीचे आ जाएगा, और मैंने आपसे कहा था ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता मरकरी से, और ना ही ये गैस जो है वो बाहर निकल सकता है, ये इनर्ट लिक्विड है, इसलिए तो अपन मरकरी लेते हैं हमेशा। एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ पुल कर रहा है मरकरी कॉलम का अपना खुद का मास है और डेंसिटी, और वो अपन प्रेशर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो भी मरकरी का हाइट होता है अपन उसी को प्रेशर ले लेते हैं। तो अपन कहेंगे भाई ये नीचे की तरफ लगा रहा है, ये भी नीचे की तरफ लगा रहा है, और ये ऊपर की तरफ लगा रहा है, मतलब प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मरकरी और प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, इन दोनों के सम कर लो, प्रेशर ऑफ द गैस आ जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस will be equal to pressure of mercury and plus pressure of atmosphere। मरकरी कितना है तो अपन कहेंगे आप बता दो, मैं यूनिट चेंज करके अपने रख लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज ये 10 सेंटीमीटर है तो मरकरी को 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो सीजीएस में ले लेते हैं। प्रेशर ऑफ द गैस मैं बता दूंगा, सीजीएस में इसमें बता दूंगा, सिर्फ कॉमन सेंस के लिए कि भाई अच्छा प्रेशर कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो मुझे कैसे पता चलेगा। ओपन एंड डाउनवर्ड लिखते हैं, तो फिर अपन ऐसे कर लेंगे, ये मरकरी, तो अपन कहेंगे इसको बाहर ही गिर जाना चाहिए, बिल्कुल गिरना चाहिए, लेकिन अपन क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ये होगा, वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, ये नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा क्योंकि नीचे की तरफ पुश कर रहा है, और ये भी नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर इन दोनों के प्रेशर के सम से, ये गैस इन दोनों के सम से ज्यादा रहा होगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तभी ये बाहर नहीं गिर रहा है, वरना बाहर गिर जाता। मतलब प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इसके और इसके दोनों का जो प्रेशर होगा उससे ज्यादा रहा होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, लिक्विड नीचे की तरफ लगा रहा है और गैस भी नीचे की तरफ लगा रहा है। अगर इन दोनों का सम इससे ज्यादा होगा तो मरकरी कॉलम नीचे गिर जाएगा बाहर। तो इसमें अपन कह सकते हैं प्रेशर ऑफ द गैस प्लस प्रेशर, अब उसमें प्लस ही करेंगे अपन, दोनों का प्रेशर बाहर की तरफ आ रहा था, इधर भी तो आपने सीख लिया था भाई, ये प्रेशर भी उस पर लगा रहा है, दैट इज प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहां पर ये बाहर की तरफ लगा रहा है,
ये भी बाहर की तरफ लगा रहा है और ये अंदर की तरफ पुश कर रहा है उसे। वो तो डायरेक्शन से दिख रहा है अपन को किसका प्रेशर किस तरफ लग रहा होगा। अब ऐसा नहीं बोल सकते पर इन दोनों का प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा होगा, वो कैसे, वो क्यों लगेगा? तो मरकरी में मास होगा, इट इज अ लिक्विड, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो नीचे की तरफ गिरना चाहता है, वो लिक्विड ऊपर की तरफ अपने आप थोड़ी जाता है, तो उसका प्रेशर पर नीचे की तरफ कंसीडर करेंगे। तो प्रेशर ऑफ द गैस, हाँ, तो आप कंजर्वेशन लॉ फॉलो कर रहे हो, दैट्स ऑल विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। सो प्रेशर ऑफ मरकरी कॉलम विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर ऑफ द गैस अगर कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा, दैट विल बी एटमॉस्फेयर माइनस इसका प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस, इसमें प्रेशर ऑफ द गैस, दोनों को प्लस करके मैं बता दूंगा। अब अगर मैं सपोज ओपन एंड एक बार मेरे पास ऐसे रखा हुआ था, जब ऐसा रखा होगा तो अपन क्या करेंगे भाई, मरकरी कॉलम कहीं मूव नहीं कर सकता ना अपने आप, अगर ऐसे रखा हुआ है तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था तो उसी पॉइंट पे स्टेबल था, और दूसरी तरफ उतना ही प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर के बराबर ही गैस का प्रेशर था। लेकिन जब अपन ओपन एंड को अपवर्ड करेंगे, ओपन एंड को, तो क्या होगा, फिर एटमॉस्फेयर भी नीचे की तरफ लगा रहा होगा, लिक्विड भी नीचे की तरफ लगाएगा और प्रेशर गैस ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर मैंने ओपन एंड नीचे की तरफ लगा दिया, ऐसे कर दिया, तो गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है तो अपन कहेंगे देखो भाई, एटमॉस्फेयर ऊपर पुश कर रहा होगा मरकरी को, लेकिन मरकरी नीचे गिरना चाहता है और गैस भी नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा उसको, तो अपन उसको कंसीडर कर लिया। अब अपन कहेंगे अब कौन सा कंडीशन हो सकता है, तो अपन कहेंगे मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे करूंगा एक बार, अब बताओ कैसे लग रहा होगा, तो अपन कहेंगे वैसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा भाई, एक लिक्विड है, आप ऐसे कर रहे हो, थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं। So when the cube is tilted to some angle, है ना, एक एंगल पे उसको टिल्ट कर लेते हैं। अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो अपन जानते तो है कैसे बनाते हैं, फिर अपन को कैसे लगाना होता है अपन को फोर्स। सपोज ऐसे, अब मरकरी ऐसे, अब हाँ ये भी टिल्टेड में कि आपने ओपन एंड और क्लोज एंड किस टाइप से, आप इसको टिल्ट करना चाहते हो, आप इसको टिल्ट करना चाहते हो, किसको, तो अपन कहेंगे जो भी होगा उसके हिसाब से लगा लेंगे अपन, आपकी मर्जी, आप बता दो भाई कैसे करना है। तो अपन कहेंगे ये मरकरी है, मरकरी कॉलम था, ठीक है, तो गैस इधर की तरफ पुल कर रहा है, ये भी नीचे की तरफ जाना चाहता है, लेकिन एटमॉस्फेयर इसको इसकी तरफ पुश कर रहा होगा, वो तो ठीक है भाई, मान लिया मैंने कि इधर एटमॉस्फेयर जा रहा होगा, ये कॉलम हो गया और ये गैस हो गया, इन दोनों को ऐड करूंगा फिर इसके बराबर लिख लूंगा। बट ये मरकरी कॉलम कितना लूं, जितना कॉलम का हाइट है उतना ही ले लूं। जैसे मान लो अपन ने यहां पर लिखा था 10 सेंटीमीटर, तो मैं इसको सेंटीमीटर में तो डायरेक्टली 10 ऐड कर लेता, इसको सीधा लिख लेता हूं, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर गिवन होता है ये मुझे, तो मैं सीधा ऐसे लिख लेता, तो टोटल गैस का प्रेशर हो जाता, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, आपने सेंटीमीटर लिया ना, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, मेरे पास प्रेशर आ गया 86 सेंटीमीटर टोटल। इधर कॉलम था तो अपन कहेंगे प्रेशर ऑफ द गैस, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूं, ये कितना, कॉलम का हाइट कितना था 10, ये 10 हो गया और ये 76 हो गया, लो भाई मेरे पास प्रेशर आ गया। मरकरी से गैस एस्केप नहीं कर सकता बबल जैसे, इसलिए तो उसे ले रहे हैं, वो बबल जैसे मरकरी को पास नहीं कर सकता, उसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, इसलिए तो वो लिखा था मैंने पॉइंट, इट कैन नॉट पास थ्रू द राइट मरकरी। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मान लो आपने ऐसे लिखा होता या ऐसे लिखा होता, तो मरकरी कॉलम में मैं 10 ले लेता प्रेशर हाइट, लेकिन आप जैसे जैसे ऐसे करोगे ना इसको, तो जो मरकरी का प्रेशर है ना, मरकरी लिक्विड की वजह से वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर लगेगा इसका, जबकि हमको प्रेशर ये वाला कंपोनेंट चाहिए, लगेगा तो इधर ना, जबकि हमको तो ये वाला कंपोनेंट चाहिए कि ये इस तरफ प्रेशर लगाए, तो अपन कहते हैं ठीक है भाई लगा देते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, ये तो पक्का है, प्रेशर ऑफ द गैस प्लस प्रेशर ऑफ द मरकरी कॉलम। अब मरकरी कॉलम में क्या ले लें अपन,
तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये थीटा बता दो आप कितना है, क्योंकि वो आपको ये तो बताना ही पड़ेगा ना कितना थीटा इसको टिल्ट किया है। अगर आप मुझे थीटा बता दो कि कितना टिल्ट किया है तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कैसे। तो मैं यहां पर कह देता हूं, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट चाहिए और इधर वाला कंपोनेंट आपने दे रखा है मुझे कि मरकरी का कॉलम का हाइट कितना है, तो ले लेता हूं भाई, साइन थीटा ले लेता हूं, तो वो कंपोनेंट ये आ जाएगा अपने पास एच साइन थीटा जैसे। तो अपन लिख लेते हैं इसको साइन थीटा लेके और बता देंगे अपन इसको कि कितना आएगा ये। जो एच क्या मतलब जितना ये गिवन होगा अपन को मरकरी कॉलम वो ले लेंगे अपन, एक्स साइन थीटा। एक्स इज व्हाट, जो डिस्टेंस अपन को गिवन है वो ले लेंगे। आपको थीटा बताना पड़ेगा कितना थीटा आपने टिल्ट किया, तो साइन थीटा आपको आता है, कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यूज भी अपन को ऐसे गिवन होंगे 30 45 लाइक दैट, तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। दिस इज अबाउट द बैरोमेट्रिक क्वेश्चन। अब ये भी फिजिक्स का पार्ट था, अब इससे ज्यादा अपन पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा फिजिक्स में हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं इनकी डेंसिटी भी चेंज करूंगा, दूसरा लिक्विड लूंगा, उसका हाइट कंपैरिजन करूंगा, फिर उस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अपन को उतना ज्यादा बैरोमेट्रिक प्रेशर में पढ़ना चाहिए। दैट विल बी मतलब सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं कहेंगे, उससे अपना कॉमन सेंस ही बढ़ता है बस, वो एक तरीके से कॉमन सेंस बढ़ाने वाली बात है बस। थोड़ा सा मैनोमेट्रिक प्रेशर है। मैनोमीटर, मैनोमीटर होता है जिस इंस्ट्रूमेंट से अपन प्रेशर ऑफ वेसल कैलकुलेट करते हैं, यूज्ड टू कैलकुलेट प्रेशर ऑफ वेसल, वो मैनोमीटर होता है। जैसे अपन पेट्रोल पंप पे कार का जो टायर होता है उसका हवा चेक करवाते हैं, जो वो मशीन से चेक करता है वो मैनोमीटर है। टायर विल बी द होल कंटेनर, उसका प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ मैनोमीटर। कई बार शॉप पे वो छोटा सा मशीन लेके बैठते हैं, वो ऐसे सर्किल वाला मशीन ना, वो लगा के चेक कर लेते हैं टायर हवा को, दैट इज द मैनोमीटर, जिससे प्रेशर चेक करेंगे। तो मैनोमीटर में अपन क्या करेंगे भाई, दो टाइप के मैनोमीटर होते हैं। एक होता है क्लोज्ड वेसल मैनोमीटर, क्लोज्ड मैनोमीटर। क्लोज मैनोमीटर ना जनरली अपन उन वेसल के लिए कैलकुलेट करते हैं जिनका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम होता है, जनरली यूज्ड व्हेन pressure of gas is less than 1 atmosphere, उसमें अपन क्लोज लेते हैं। अब मैनोमीटर क्या अपन मतलब ऐसे एक वेसल हो जाएगा, जिस वेसल में अपन ने गैस ले रखा है, इसमें अपन गैस लेंगे और इसमें मैनोमीटर लगा देंगे। सपोज इसमें अपन को गैस लेना है, पहले अपन मतलब इसको खाली रखेंगे और इसमें भी एक नॉब होता है जिसको अपन लगाएंगे, इसमें इधर भी नॉब होता है। अपन क्या करेंगे, इसमें मैनोमीटर ऐसे बना लेंगे भाई, ये मैनोमीटर है ऐसे, एक ग्लास ट्यूब होता है ये भी, तो मैं इसका एक मैनोमीटर ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे बना लेंगे अपन। ये क्लोज्ड है। पहले अपन इसमें पूरा मरकरी भर देते हैं, ये ओपन होते हैं और मरकरी फिल कर लेते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं। इसमें गैस नहीं होनी चाहिए कुछ भी, वरना वो फॉल्टी मैनोमीटर होता है। अपन क्या करेंगे, इसमें फिर मरकरी फिल करके रखेंगे, ये मैंने मरकरी फिल करके रखा है। यहाँ पर वैक्यूम रखेंगे, आपको पता है वाई वी रिक्वायर अ वैक्यूम, क्योंकि दूसरा कोई गैस नहीं होना चाहिए वहां पर।
वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है? 0। वहां कोई गैस नहीं होती। फिर जिस गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है अपन उसे यहां फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर अपन इसको बंद करेंगे और इसको ओपन करेंगे। जब वो गैस यहां पर आएगा तो वो गैस इसमें ना प्रेशर लगेगा। उसका प्रेशर लगेगा तो ये हाइट कम होगा और ये हाइट बढ़ेगा। उधर वैक्यूम है ना, सपोज करते हैं ये हाइट इधर आ गया और ये हाइट इधर बढ़ गया। देन दिस इज द चेंज इन द मर्क्यूरी कॉलम। जो चेंज आएगा ना मर्क्यूरी कॉलम में वो ये होगा। ये आपका प्रेशर है। अगर यहां पर इफ h इज इक्वल टू, अगर मेरे पास h का वैल्यू सपोज करते हैं कि अपन 65 आया, therefore I can write that 1 atmosphere is equal to 76 सेंटीमीटर होता है, therefore 65 कितना होगा? 1 by 76 into 65 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट कर देंगे। वैसे सारे कैलकुलेशन अपन सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं एटमॉस्फेयर को लेकर। तो डायरेक्टली अपन को पता चल जाएगा कि अच्छा इसका प्रेशर इतना एटमॉस्फेयर, या फिर अपन कहेंगे 76 सेंटीमीटर के बराबर। दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। हाइट इन द कॉलम कैलकुलेट करना है तो इक्विलिब्रियम हाइट, ये कितना नीचे आया और ये कितना ऊपर गया, दैट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम। अगर अपन सपोज करेंगे एक दूसरा मैनोमीटर होता है जिसको अपन कहते हैं ओपन मैनोमीटर। ओपन मैनोमीटर में क्या होता है कि भाई ये ओपन होता है, ठीक, ओपन बना लेते हैं। ओपन एंड मैनोमीटर में अपन इसको ओपन बना लेते हैं। तो इसको अपन बंद करके रखते हैं और इसमें गैस फिल करते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं। और ये ओपन एंड एरोमीटर अपन को पता है, अगर आप ये ओपन एंड यूज करोगे तो यहां पर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर होगा और फिर अपन मरकरी का असर लगाते हैं। मतलब आपने जो मरकरी कॉलम यहां लगा हुआ है इसमें अपन को ये पता है कि प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर लगाने के बाद भी आपने इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है। आपने प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर तो लग ही रहा होगा अगर यहां ओपन है तो जनरली यूज्ड टू कैलकुलेट when pressure of gas is greater than 1 atmosphere। अपन ने इसमें गैस फिल किया, अब आप नॉब को ओपन कर दो। ऑन ओपनिंग द नॉब, ये नॉब 1 हो गया, ये नॉब 2 हो गया। ओपनिंग नॉब 2, नॉब 2 को ओपन करने से क्या होगा? तो अपन कहेंगे जब आप इसको ओपन करोगे तो ये गैस इसको पुश करेगा, इसको ऊपर लेके जाएगा, ऐसे ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो सपोज करते हैं ये अपने पास ऐसे आया, तो अपन कहेंगे ये हाइट आया मेरे पास, ये हाइट है मेरे पास। तो प्रेशर ऑफ द गैस कितना होगा? तो यहां पर गैस है ना, तो अपन कहेंगे देखो गैस ने इसको पुश किया, गैस ने इसको पुश किया, तो पहले से ही वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर के बराबर तो पहले से इसमें मतलब प्रेशर लग रहा था इसमें। तो गैस ने जो पुश किया होगा इसको 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर रहा होगा, क्योंकि अगर गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम हुआ
तो ये ज्यादा पुश कर देता और ये ऊपर जाता और ये नीचे आता। इसलिए यहां पर गैस का प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा तो फिर ये गैस जो है वो इसको पुश करके इसको ऊपर ले जा पाएगा, क्योंकि वहां पर अपोजिंग फोर्स भी है। तो यहां पर अपोजिंग प्रेशर अपने पास कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर इतना प्रेशर होने के बाद भी अगर गैस ने इसको पुश करके उधर ऊपर की तरफ लेके गया, मतलब गैस क्या करना चाहता है, इसको पुश करेगा। तो कितना होगा टोटल प्रेशर, तो अपन कहेंगे प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू, गैस को मरकरी को भी ऊपर पुश करना है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी अपोज करना है। तो प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम, दोनों ही आएंगे। अगर ये हाइट मुझे 65 गिवन है तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका मतलब है कि 65 इस हाइट की वजह से जो प्रेशर इसमें आ रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, वो क्लोज्ड एंड था, यहाँ एटमॉस्फेयर का कोई रोल नहीं था, तो मैंने इन दोनों को इक्वल लिखा। लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेयर का रोल होगा। इस गैस का प्रेशर इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो मरकरी को इधर पुश भी कर सके, तो फिर इसका प्रेशर मरकरी जो कि इसको इधर की तरफ जाना चाहता था, अगर ये प्रेशर ज्यादा होता तो अपन क्या कहते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस 1 एटमॉस्फेयर से कम है। क्योंकि पहले ही अपन कहेंगे कि भाई इसमें क्या हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम हाइट था, ये वाला हाइट था। अब अगर गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा है तो इसको अपोज करेगा। और अगर मान लो गैस का ही प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता तो अपन कहते हैं कि भाई गैस यहां से पुश कर रहा है, एयर यहां से पुश कर रहा है, ना तो ये उधर जाएगा और ना ही ये इधर आएगा, तो दोनों वहीं स्टे रहेंगे। अभी क्या होगा, जब अपन ने इसको ओपन किया तो गैस ने इसको पुश किया, इसको पुश किया तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मरकरी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रेशर ऑफ द मरकरी, गैस का जो प्रेशर है, गैस के प्रेशर से मरकरी ऊपर जाता है, तो मतलब गैस का जो प्रेशर होगा वो मरकरी कितना ऊपर गया वो प्रेशर होगा, प्लस जो अपोजिंग प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर की वजह से है वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ओपन एंड में प्रेशर ऑफ द गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस दिस होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे अच्छा सिर्फ मरकरी कॉलम से कैलकुलेट करना है, तो अपन कहेंगे इसको बंद कर दो, तो हाँ हो जाएगा। इससे इसको माइनस कर दो तो अपोजिंग फोर्स आपने माइनस कर दिया, तो बचा क्या, गैस का प्रेशर बचा, उसको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बता देंगे। तो मैनोमीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये हाइट इन द मरकरी कॉलम होता है, ये एट द एटमॉस्फेरिक लेवल, अबव द एटमॉस्फेरिक लेवल, तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, यहां से अबव हो गया, मतलब प्रेशर ऑफ द गैस था वहां पर। और अपन को हाइट जो लेना है वो ये वाली हाइट लेना है भाई, इधर से ये वाली हाइट और इधर से ये वाली हाइट, मतलब मुझे ये हाइट कंसीडर करनी है, ये हाइट लेनी है अपन को। ये कितना नीचे गया और ये कहां तक ऊपर गया, मतलब ये ऊपर गया, ये हाइट अपन को कंसीडर करनी है, एक लिटिल हाइट वो अपन को लेना होता है। तो ये जो पार्ट है वो यहाँ से, जैसे अपन को इसकी हाइट लेनी है तो ये इधर और ये इधर ऊपर तक वो हाइट लेनी पड़ेगी, तो इधर वाला इधर से लेना पड़ेगा, उधर वाला उधर से लेना पड़ेगा, वो एक लिटिल हाइट होती है, कैलकुलेट करके बता देगा। बट जैसे मैंने आपसे कहा, ये मैनोमीटर और बैरोमीटर वाला पार्ट, ये सारा का सारा मतलब ज्यादा मतलब फिजिक्स में इंटरफेयर करने वाली बात है। अब इससे बाहर आते हैं, इसमें अगर कोई क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हो, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो हाइट वगैरह से रिलेटेड, तो वेरी टू कैलकुलेट, जैसे मैंने आपको बताया तो भाई अगर मान लो मुझे यहाँ पर ये हाइट 65 गिवन होता, h इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर, तो अपन बता देते थे ये 76 हो गया हाइट, प्रेशर ऑफ मरकरी हाइट, अगर ये मरकरी कॉलम है तो उसको सीधा आप 65 ले लें, तो प्रेशर ऑफ द गैस आ गया। ये लो भाई, एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कैसे कन्वर्ट करना होता है, वो टोटल प्रेशर था, सीधे कैलकुलेट करके बता सकते। अब अपन ना उस पार्ट पे चलते हैं जो पार्ट हमारे सिलेबस में है, लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं ना कि ये वर्ड अगर यूज कर लेते हैं, मैनोमीटर, ओपन एंड मैनोमीटर, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर,
मर्करी हाइट इन द कॉलम। तो कई बार स्टूडेंट को क्या लगता है कि यार ये मर्करी हाइट इन द कॉलम क्या है। अब मर्करी हाइट इन द कॉलम मतलब इंस्ट्रूमेंट था जिससे हमने प्रेशर को कैलकुलेट किया, दैट्स ऑल। तो हाइट इन द कॉलम गिवन है, मतलब अपन को हाइट गिवन है, मैं प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डीजीएच से, बट मर्करी के लिए अपन सीधा यूज कर सकते हैं वो डीजीएच को, ये मैं बता सकता हूं। अब मैं डायरेक्टली जो अपने सिलेबस में है उस पार्ट पे आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन सबसे क्वेश्चन शीट में तो मिलेंगे अपन को, लेकिन कभी पूछा नहीं गया जी, ठीक है ना। केमिस्ट्री में कभी नहीं पूछे गए ये सब बैरोमेट्रिक कैलकुलेशन या बैरोमेट्रिक कैलकुलेशन स्टेप्स। तो इसमें अपन ने कहा था भाई मेजरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं पी, वी, एन और टी। मैंने आपसे सभी के यूनिट बताए। एन का कोई यूनिट नहीं होता, ये अपन को पता है। एन इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता। जैसे नंबर ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू होता है Na के बराबर, जैसे 1 डजन इज इक्वल टू होता है 12 के बराबर। तो 12 का यूनिट नहीं होता, वैसे मोल का भी कोई यूनिट नहीं होता, इट इज जस्ट अ नंबर, है ना। तो मोल इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, वो अपन सबको पता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मोल का कोई यूनिट नहीं होता। इसमें गैस लॉज अपन ने काफी कुछ पढ़े हुए हैं, वैसे इनमें से किसी दो में रिलेशन बनाओ, दो को कांस्टेंट रखो तो विल गेट डिफरेंट गैस लॉज। तो जैसे अपन कर लिखेंगे, अपने पास प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी ले लेते हैं अपन, है ना। तो किसी दो में अपन रिलेशन लिखेंगे, बाकी दो को कांस्टेंट रखेंगे तो विल गेट डिफरेंट गैस लॉस। जैसे अपन प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें, तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर और टेम्परेचर की बात करेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स की बात करूंगा तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स की बात करूंगा तो दे आर आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की बात करूंगा तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन लिखूंगा तो फिर उसे बॉयल्स लॉ बोलते हैं। वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करूंगा तो अपन इसे चार्ल्स लॉ बोलते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम की बात करूं, प्रेशर और टेम्परेचर की बात करूंगा तो अपन कहेंगे ल्यूसेक्स लॉ बोलते हैं अपन इसे। प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स की बात करूंगा तो दिस इज डाल्टन्स लॉ। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो एवोगैड्रोस लॉ। और नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर की बात करेंगे तो लॉ फॉर ओपन सिस्टम। दीज आर द डिफरेंट लॉस। आप किसी में दो रिलेशन लिखो और दो को आप एक्सप्लेन करोगे तो विल गेट द डिफरेंट गैस लॉस। हम क्या करते हैं, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, एटलीस्ट एक बॉयल्स लॉ के लिए, एक चार्ल्स लॉ के लिए, और फिर उसके बाद अपन बाकी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक दो से अपन ये तो चेक कर लेते हैं कितने टाइप से क्वेश्चंस अपन से आ सकते हैं। तो अपन एक ना बॉयल्स लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन है तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे गैस में। तो अपन कहेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume occupied by any gas is inversely proportional to the pressure exerted by the gas. The volume occupied by the gas is inversely proportional to the pressure exerted by the gas. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपन को पता है कि भाई V is inversely proportional to P, लेकिन अब वर्ड्स में स्कूल में लिखना है तो वर्ड्स में लिखना पड़ेगा एलैबोरेट करके।
V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P लिखूंगा तो विल राइट दैट PV विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं K is a constant where K is Boyle's constant. Boyle constant. तो प्रेशर और वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, therefore I can write that P1 V1 is equal to P2 V2. तो we can write that अगर P1 V1 is equal to P2 V2 लिख सकते हैं अपन, तो बॉयल्स लॉ हो गया ये. तो एक तो इसमें न्यूमेरिकल पूछ लेंगे अपन को कांस्टेंट टेम्परेचर पे, दूसरा अपन से पूछ सकते हैं ग्राफ्स. तो डिफरेंट टाइप के ग्राफ बना देंगे. तो अगर मेरे पास ग्राफ्स है तो लेट अस चेक कि अपन बॉयल्स लॉ के कितने टाइप के ग्राफ चेक कर सकते हैं. तो जैसे मेरे पास एक ग्राफ ऐसे लिखना है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ. प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ अपन ऐसे देख लेते हैं. प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ. अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ log P और log P, मुझे लगता है थोड़ा तो आपको log आता है. तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, फिर मैं ऐसे ग्राफ बना लेता हूँ. फिर मैं एक ग्राफ ऐसे बना लेता हूँ. चलो देखते हैं क्या करते हैं. ये आपने लिख लिया, मैं इसको हटा देता हूँ. सारे लॉस मतलब जो भी बन सकते हैं वो करने आइडियल गैस के लॉस लिखे. अपन क्या करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम. तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब जितना अपन मैथ्स पढ़ते हैं, एक्स और वाई अगर प्रोडक्ट का ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आ सकता, कर भी आएगा वो आपको पता. स्ट्रेट लाइन अगर आएगा तो वो सम का ही ग्राफ हो सकता है या सब्सट्रैक्शन का ग्राफ हो सकता है. तो इसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वी नो दैट इट्स करेक्ट. ग्राफ तो मैंने सारे ही करेक्ट बनाए, ग्राफ मैंने कोई गलत नहीं बनाया. मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि भाई कौन सा ग्राफ करेक्ट है कौन सा क्या. पीवी, प्रेशर या वॉल्यूम में कुछ भी चेंज करोगे के का वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा, तो होना चाहिए. आपने बताया पीवी विल रिमेन कांस्टेंट, तभी तो आपने कहा P1 into V1 इसका वैल्यू P2 into V2 के बराबर होगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट. ये आपने P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V लिखा है, इट्स ओके बिकॉज़ P इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने लिखा है ना भाई, आप इसको P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V लिखो या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P लिखो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मुझे P into V इज इक्वल टू कांस्टेंट ही मिलेगा. तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भाई V और 1/P दे आर प्रोपोर्शनल. यहाँ टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा. हमसे कहा गया कि मेरे पास एक वेसल है जिसके अंदर मतलब ऐसे गैस प्रेजेंट है और ये पिस्टन लगा हुआ है, इसका वॉल्यूम V1 है. सपोज अपन ने कहा ये 2 लीटर्स है और प्रेशर इसमें 1 एटमॉस्फेयर है.
अगर मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा देता V2 3 लीटर कर देता तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, इसका प्रेशर कितना हो जाएगा मैं कैलकुलेट कर लूंगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। आपने P1 V1 लिया 2 into 1, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर कितना होगा into 3 कर देता हूं, 2/3.66 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात, एक्सपेंशन करूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक्सपेंशन करूंगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रेशर कम होना ही चाहिए एक्सपेंशन। तो अगर मैं कंप्रेशन करूं तो हाँ कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम छोटा होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, लेकिन कंप्रेशन करने से पार्टिकल्स में कोलिजन तो बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वो टेम्परेचर कहां है, वही तो कांस्टेंट रखना है, इट विल लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। कांस्टेंट रखना है ना, आपने कहा ना। भाई सिरिंज में अपन खेलते हैं ऐसे, ओपन किया फिर कंप्रेस किया, ओपन किया फिर कंप्रेस किया, दैट इज बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर थोड़ी चेंज होता है। साइकिल के ट्यूब में अपन पंप से हवा डालते हैं, क्या करते हैं पंप ऊपर नहीं ऊपर नीचे अपन ऐसे पंप करते रहते हैं, उसको फिल किया क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाया तो एयर अंदर चला गया, फिर कंप्रेस किया तो एयर ट्यूब में चला गया, दैट इज बॉयल्स लॉ। तो फिर वो पंप गर्म हो जाएगा, नहीं ज्यादा गर्म नहीं होता क्योंकि वो टेम्परेचर लॉस्ट होता रहता है ना सराउंडिंग में। दैट इज एग्जांपल ऑफ एनी कंप्रेशन एक्सपेंशन कुड बी द एग्जांपल ऑफ बॉयल्स लॉ एट द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक, अपन को चाहिए था, इधर बात कर रहा था मैं कि भाई इसमें ना अगर मान लो अब मैं क्या करूंगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो अब एक मिनट रुक जाए अपन है। अगर इसके अंदर गैस पार्टिकल्स, ये आइडियल गैस, आइडियल गैस का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पार्टिकल जो है ना ये कोलाइड करेंगे वॉल पे। जब ये वॉल पे कोलाइड कर रहे होंगे ना ये पार्टिकल्स, तो अपन कैलकुलेट करेंगे इसका एरिया, तो मुझे पता होगा ये कितना फोर्स से इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं और पर मीटर स्क्वायर अपन कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज फोर्स, द यूनिट ऑफ फोर्स ना एमके यूनिट, 1 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, पता ना बनने। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आइडियल गैस का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, द फोर्स बाय व्हिच द पार्टिकल्स कोलाइड इन द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो हम बाहर से उसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो अपन को पता चल जाता है उसका प्रेशर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कोलिजन बढ़ेगा वॉल पे, मतलब प्रेशर बढ़ेगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि कोलिजन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और मैं चाहता हूं कि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको हीट करता हूं, टेम्परेचर बढ़ाए ना आपने कहा, टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मैं हीट करूंगा इसको तो ये अपने आप एक्सपैंड हो जाएगा। अपन को पता है अगर टायर गर्म होता है तो अपने आप एक्सपैंड होता है, ब्लास्ट हो जाता है। हीट करूंगा मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा मतलब ये, मैं ये बता रहा हूं, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम अपने आप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और दैट वाज द रीजन कार का टायर ब्लास्ट होता है ज्यादा एयर फिल करने से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर दोनों ही बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ में T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होना चाहिए। व्हाट इज सो, तो अपन कहेंगे देख भाई ये टेम्परेचर ना, ये प्रेशर था, ये वॉल्यूम था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब प्रेशर ये हो गया, बढ़ गया ना P2, और वॉल्यूम ये हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से तो प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। हाँ तो ठीक है ना, सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे T3 होना चाहिए क्योंकि इसका प्रेशर सबसे ज्यादा है और इसका, और चलो मुझसे नहीं पता है तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा, थोड़ी देर पहले आपने बताया था चार्ल्स लॉ, ल्यूसेक्स लॉ, टेम्परेचर बढ़ाने से ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जरूरी थोड़ी यही यूज करो, मेरी मर्जी, क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे तो।
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मतलब पीवी दोनों ही बढ़ेंगे, तो प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मतलब T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। अपने ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ भी पता चल गया, क्योंकि पीवी दोनों ही बढ़ेंगे, तो इसका मतलब T2 ग्रेटर देन T1। वो जरूरी नहीं कि अपन इसी से कैलकुलेट करो, नहीं मेरी मर्जी, मैं तो किसी भी लॉ से कैलकुलेट कर दूंगा, सारे आइडियल गैस लॉ से। और वहां तो बनकर सब बता रहा था, सबसे ज्यादा प्रेशर किसका, इसका, टेम्परेचर सबसे ज्यादा उसका, इसको हमको ऑलरेडी पता है कैसे लिखते हैं, PV इज इक्वल टू K है, तो log ऑफ P प्लस log ऑफ V इज इक्वल टू log ऑफ K, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, log ऑफ P है ना इज इक्वल टू माइनस log ऑफ V प्लस ये log ऑफ K, लिख लो, इधर आपने log P लिखा होगा, उधर log V, तो आप लिख लो इसको y इक्वल टू, ये y एक्सिस हो गया, mx लिख लो प्लस c लिख लो, तो ये c हो गया आपका log ऑफ K, और ये नेगेटिव स्लोप आ रहा है तो आपने लिखा ना नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप का मतलब है थीटा ग्रेटर देन 90, हो गया स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। दैट इज अबाउट द बॉयल्स लॉ। तो एक तो अपन से क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ग्राफ पूछ लेंगे, छोटा मोटा क्वेश्चन तो अपन काफी सारा करेंगे, तभी क्वेश्चंस में उतना ध्यान नहीं देते हैं, ग्राफ और कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। और ये गैस लॉस, ये केमिस्ट्री वाला गैस लॉस है, उससे फिजिक्स वाला पार्ट है, अगर अपन को पढ़ेंगे तो वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। या लॉग बेस्ड 10 ही दिया मैंने, है ना, तो फिर इसको ऐसे बता सकते हैं। अब जैसे अपन ने बॉयल्स लॉ लिया ना, ऐसे ही एक बार अपन चार्ल्स लॉ भी ले लेते हैं, ताकि एक बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, एक रिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए, तो ग्राफ अपन को सारे ग्राफ पता चल जाएंगे, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रिवर्सली प्रोपोर्शनल में कैसे ग्राफ बनाओगे। चार्ल्स लॉ की एट कांस्टेंट प्रेशर, volume occupied by any gas will be directly proportional to the temperature of the gas. Volume occupied by any gas will be directly proportional to the temperature of the gas. जितना टेम्परेचर आप केल्विन में बढ़ाओगे उतना ही वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, या जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा केल्विन में। टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन, आई हैव टोल्ड यू दैट। अगर आप 10% वॉल्यूम बढ़ाओगे मैं 10% टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। आप 10% प्रेशर को बढ़ाओगे मैं वॉल्यूम को 10% कम कर लूंगा, that is what you mean by the loss proportionality, and that is proportionality what we do. P upon T is equal to constant, constant T अपन ले लेते हैं, तो अपन को पता है अगर ये constant आप ऐसे ले रहे हो तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, V1 upon T1 is equal to V2 upon T1, इसको लिख दूंगा अपन ऐसे। अपन इसके ग्राफ बना लेंगे, तो V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है तो अपन बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ग्राफ बना लेंगे। इसमें ग्राफ कैसे बनाएंगे तो बन कहेंगे ठीक है भाई, इसके ग्राफ बना देते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी कैन राइट लाइक दिस। मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे ही बना सकता हूँ। इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो ये था ना, यहाँ K की जगह P और V कुछ भी लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ।
पर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन चेक कर लेते हैं क्या करना है अपन को। तो वी कैन राइट दैट V और T ना, तो ये तो प्रोपोर्शनल टू T कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को ये, लेकिन दोनों ही ग्राफ कैसे हो सकते हैं? तो अपन कहेंगे देखो भाई, आपने क्या किया, अगर V और T का ग्राफ ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये ग्राफ मैं यहां कहीं जाके 0 लिख सकता हूं, मैं ऐसे एक्सपेंड करते हैं। तो इसको ऐसे करते हैं ना अपन, यहां पर अपन लिख लेते हैं क्या, 0 केल्विन, और यहां पर मैं लिख देता हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 273 केल्विन। तो गैसेस तो इससे नीचे भी एग्जिस्ट करते हैं। तो HCl का जैसे अमोनिया था, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो मतलब गैसियस स्टेट में ना बॉइलिंग पॉइंट तो उसका -35 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब वो गैस जैसे एग्जिस्ट -35 पे करता है। अगर उससे 35 माइनस करो वहां गैस होगा। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, अपन इसको ऐसे एक्सटेंड करके और ऐसे बता देंगे अपन भाई ऐसे, ये 0 केल्विन हो गया द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Absolute temperature where no no substance can exist as a gas, can exist as a gas. कोई भी सब्सटेंस एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे गैस जैसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहां पर वो डैश ऐसे लिख दिया। तो यहां पर अपन कहेंगे अच्छा भाई ये तो काफी सारे सब्सटेंस ऐसे हैं ना जिनका वॉल्यूम होगा इवन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। -35 पे तो अमोनिया गैस जैसे एग्जिस्ट करता है, HCl तो वो तो 165 केल्विन होता है उसका, मतलब ऑलमोस्ट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक है, मतलब यहां पर ग्राफ में आपने क्या किया, यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया तो कुछ गैसेस 0 से नीचे भी होते हैं एग्जिस्ट, यहां पर आपने 0 केल्विन लिया। यहां पर भी अपॉन टी, ये तो कांस्टेंट, जैसे दोनों में से किसी को भी चेंज करो, मतलब इन दोनों में से किसी को भी चेंज करो, ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि V1 अपॉन T1। अगर आप वॉल्यूम चेंज करोगे तो मैं टेम्परेचर को भी चेंज कर दूंगा उतना ही रेशियो में। लॉग पी और लॉग बी, जैसे अपन ने नेचुरल लॉग अभी लिया था, लॉग पी और लॉग बी, वैसे लॉग वी और लॉग टी आप वैसे ही इसमें ले लो। थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ना कि भाई आप वी अपॉन टी है और कांस्टेंट है के, तो लॉग वी माइनस लॉग टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के, सो यू गॉट द स्लोप एज पॉजिटिव और स्लोप हो गया 1 अपने लिए। तो अपन ऐसे बता दें उससे कम वॉल्यूम इसका है, सबसे कम वॉल्यूम इसका है, जिसका वॉल्यूम सबसे कम होगा उसका प्रेशर ये लॉस वाला पार्ट है ना, ये अपने सिलेबस वाला पार्ट है, बाकी पार्ट अपने सिलेबस वाला नहीं था। बाकी अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अब बाकी होमवर्क आप बॉन्डिंग में एक्सरसाइज 2 भी कर लेना चाहिए अपन को, तो एक्सरसाइज 2 कर लेना आप, केमिकल बॉन्डिंग 4 का अपन उसे भी डिस्कस कर लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्डिंग 4 भी कर लेना। नेक्स्ट टाइम विल कंप्लीट दीज लॉज और उसके बाद फिर अपन आगे पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। सर 2 मिनट सर लिख रहे हैं। लिख लो। सो दैट इज ऑल।